नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है। अब से थोड़ी देर पहले ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन में 1.5 महीने के दौरान 2 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। अब एक हफ्ते बाद लिज के बाद तीसरा प्रधानमंत्री कुर्सी संभालेगा और बड़ी बात यह कि एक बार फिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लिज ट्रस सिर्फ 44 दिन तक ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रही। अपनी पार्टी में हुई बगावत के कारण लिज ट्रस को कुर्सी छोड़नी पड़ी। ब्रिटेन में लोकतंत्र के 300 साल के इतिहास में लिज ट्रस सबसे कम वक्त तक कुर्सी पर रहने वाली प्रधानमंत्री बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड जॉर्ज केनी के नाम पे था। वो 1827 में प्राइम मिनिस्टर बने थे और 119 दिन तक इस पद पर रहे। करीब 200 साल के बाद लिज ट्रस ने जॉर्ज केनी का सबसे कम वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्या हुआ कि लिज को कुर्सी अचानक छोड़नी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 महीने के दौरान ब्रिटेन में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 3 होम मिनिस्टर बदले, 2 प्राइम मिनिस्टर बदले। लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का नियम यह है कि अगर किसी को एक बार नेता चुन लिया जाता है तो कम से कम 1 साल तक उसकी लीडरशिप को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के नियम को, अपनी ही परंपरा को तोड़ दिया। लिज के इस्तीफे का ऐलान उनकी पार्टी के नेता ने कल ही कर दिया था। हालांकि लिज ने कल इस तरह की बातों को गलत बताया था, पद पर बने रहने की बात कही थी, लेकिन आज उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सवाल यह है कि लिज को कंजर्वेटिव पार्टी ने नेता चुना क्यों था, उनमें ऐसी क्या खूबी देखी थी और 44 दिन में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण लिज ट्रस ने अपनी पार्टी का ट्रस्ट खो दिया। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आज की बात में ढूंढने की कोशिश करेंगे। एलिजाबेथ ट्रस भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर 6 सितंबर को ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। जिस दिन लिज ने पद संभाला था उस दिन सबको यह मालूम था कि लिज ट्रस ने कांटों का ताज पहना है। ब्रिटेन इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। लिज ने देश को मंदी से उबारने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो प्लानिंग बनाई, जो फैसले किए, उन फैसलों का विरोध लिज को अपनी ही पार्टी के भीतर महसूस करना पड़ा। एलिजाबेथ ने अपनी कैबिनेट बनाई, उसमें ऋषि सुनक के सपोर्टर्स को जगह नहीं दी। इससे भी एलिजाबेथ के खिलाफ पार्टी की बेहतर नाराजगी बढ़ी। लिज ट्रस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उस वक्त आई जब पिछले शुक्रवार को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वांटेंग को बर्खास्त कर दिया। क्वासी क्वांटेंग लिज के बेहद करीबी नेता थे और चांसलर ऑफ एक्सचेकर के तौर पर उन्होंने वही योजना लागू करने का ऐलान किया था जिनका वादा एलिजाबेथ ट्रस ने किया था। फाइनेंस मिनिस्टर को बर्खास्त करने के बाद लिज ट्रस ने कल अपनी होम सेक्रेटरी यानी होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को भी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। कारण था, होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी से जुड़ा एक ईमेल अपने निजी ईमेल से भेज दिया था। इसके बाद तो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर खुलेआम लिज ट्रस को हटाने की मांग करने लगे। कल रात 1:30 बजे लिज ट्रस के प्रेस सचिव ने प्रधानमंत्री के विरोधियों को चेतावनी दी थी कि उन्हें हटाने की साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज खुद एलिजाबेथ ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर चुन जाने तक ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning
as leader of the Conservative Party. एलिजाबेथ ट्रस कई महीनों तक चली वोटिंग और लॉबिंग के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और देश की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी, लेकिन पीएम बनने के साथ ही उनकी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। हद तो तब हो गई जब कल पार्लियामेंट में एक बिल पर वोटिंग के दौरान लिज ट्रस की पार्टी के चीफ विप ने पार्लियामेंट के भीतर ट्रस के इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ट्रस के सपोर्टर एमपी चीफ विप वेंडी मॉर्टन को जबरदस्ती पकड़कर पार्लियामेंट के बाहर ले गए। जो बिल एलिजाबेथ ट्रस पार्लियामेंट से पास कराना चाहती थी वो शेल ऑयल और शेल गैस निकालने का था। उन्होंने अपने एमपीज को धमकी दी कि जो भी उनके बिल का विरोध करेगा वो उसे सबक सिखा देगी। इसके बाद लिज ट्रस ने पार्टी के एमपीज ने ही हाउस ऑफ कॉमन्स में हंगामा किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। चीफ विप के बाद पार्टी के डिप्टी विप क्रेग विटेकर ने भी इस्तीफा दे दिया और हाउस से बाहर चले गए। कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 40 एमपीज ने खुली बगावत कर दी। हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष से ज्यादा एलिजाबेथ ट्रस को अपनी पार्टी का विरोध झेलना पड़ा। बिल तो किस तरह से पास हो गया, लेकिन ट्रस की गद्दी पर तलवार लटक गई। विपक्षी लेबर पार्टी ने आरोप लगाया कि लिज ट्रस ने पार्लियामेंट के मेंबर्स को धमकाकर अपने फेवर में वोट कराया। इसकी जांच की जानी चाहिए। लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टैमर ने कहा कि ब्रिटेन के सियासी हालात इतने खराब हैं कि उनके लिए अपना फोन आध पौन घंटे के लिए बंद करना पर मुश्किल हो गया है। सियासी इक्वेशन हर पल बदल रहे हैं। Being physically manhandled into another lobby and being bullied. While crying. If we want to stand up against bullying in this house of our staff, we have to stop bullying in this chamber as well, don't we? Evidence and facts to me, I will make sure that the matter is properly investigated. I have to say, with everything going on, I'm a bit nervous to turn my phone off for half an hour, 45 minutes. We really don't know what will have happened by the time we turn it back on. Last night in Parliament, even by their standards, a new chaotic low. All the failures of the past 12 years have now come to the boil. The victims of crime who can't get justice. इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। एलिजाबेथ ट्रस जिस पार्टी से आती हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, वो पिछले 12 साल से ब्रिटेन में पावर में है। इस दौरान देश में 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और 5वां अब मिलने वाला है। डेविड कैमरून, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन और अब एलिजाबेथ ट्रस की विदाई हो चुकी है। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये अगले 1 हफ्ते में तय हो जाएगा। महज 1.5 महीने में जब लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर थी, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग की हालत इतनी खराब हो गई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को दखल देना पड़ा। ब्रिटेन के सरकारी बॉन्ड को खरीदार मिलने मुश्किल हो गए और इन्फ्लेशन आसमान पर पहुंच गई। इस वक्त ब्रिटेन में महंगाई 10% से भी ज्यादा है, जो पिछले 40 साल के सबसे बुरे आंकड़े हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है और डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड की हैसियत लगातार कम होती जा रही है। एलिजाबेथ ट्रस ने इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जिन पॉलिसीज का ऐलान किया था, उन सब से उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के नेता, विपक्षी दल, बड़ी कंपनियां और कारोबारी नहीं, आम जनता भी एलिजाबेथ ट्रस के इकोनॉमिक प्लान का विरोध कर रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्टर तो ये कहने लगे थे कि वो लिज ट्रस के प्राइम मिनिस्टर होने से शर्मिंदा हैं। But I am disgusted with the new Prime Minister. And the cost of living now, there's people who have got normal jobs who are just working to pay their rent. They've got no lifestyle whatsoever. I think she does need to step down, yeah. She made a really big mistake with that budget, which she wasn't calling a budget, but it was a budget. She's lost all their confidence. She's certainly lost the confidence, to my mind, of the British people. So I think she should go. I don't know what they're going to do next. It looks like a real kind of right-wing thing is going to happen, where they're just going to basically coronate whoever's going to be coming up next, whether it's Jeremy Hunt or somebody else. And again, no one's voted for this, and it's just being imposed upon us. And I just think the rise of the right wing in the Tory side is just enormous. It's an absolute disgrace
It really is. These people are put in power and they're given power to run a country, and what have they done? They've just abused it, and I'm ashamed of it, really. I'm ashamed to admit I am. I mean, something's wrong there, surely. You should be proud of your party and your country, but no, I'm afraid not. It's at the next election, I don't think I'll vote. I don't know who to vote for. कल ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लिज ट्रस का जो हाल हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। यह सच है कि 44 दिन पीएम रहने के दौरान लिज ट्रस की पॉलिसीज की वजह से ब्रिटेन का इकोनॉमिक क्राइसिस और भी बढ़ गया था, इन्फ्लेशन और भी बढ़ गई थी, पाउंड और भी कमजोर हो गया था, और कुल मिलाकर पॉलिटिकल सिस्टम का अपने प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा खत्म हो गया था। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन के लोगों का विश्वास टूट गया था। अब आने वाले प्राइम मिनिस्टर के सामने चैलेंज और भी बड़ा होगा। विंटर आने वाला है, पूरे यूरोप में पहले से ही एनर्जी क्राइसिस है, सर्दियों में गैस की डिमांड और बढ़ेगी, रशिया पर ऑयल और गैस पर से डिपेंडेंस कम करने की कोशिश है, लेकिन गैस की जरूरत कैसे पूरी होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर है। कई देशों में तो इन्फ्लेशन 26% तक पहुंच गया है। इन हालात ने ब्रिटेन के संकट को और भी गहरा बना दिया है। इसलिए आने वाले प्राइम मिनिस्टर को लोगों को यकीन दिलाना होगा कि वो उन्हें इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। आर्थिक संकट तो पूरी दुनिया के सामने है, हमारे देश में भी है। कीमतें हमारे यहां भी बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन हमारे यहां भी है, रुपया डॉलर के सामने हर रोज कमजोर हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि हमारे देश में लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है और अपने सिस्टम पर यकीन है। लोगों के इस विश्वास की झलक आजकल हम अपने बाजारों में देख सकते हैं। हमारे बाजार आजकल गुलजार हैं। बाजारों की भीड़ दिखाती है कि इस बार दीपावली खुशियों वाली होगी। न किसी को महंगाई की परवाह है, न कोरोना का डर, न मास्क के चक्कर में चालान का भय, न भीड़ पर पाबंदी है, न पुलिस की सख्ती। 2 साल बाद मिली इस आजादी का असर मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है। दिवाली की रौनक हर शहर में है। लोग खुश हैं, दुकानदार खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2020 में दिवाली के मौके पर दिल्ली में कुल 40,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। इस बार दिवाली के मौके पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के बिजनेस की उम्मीद है। और इसमें भी गौर करने वाली बात है कि दिवाली की खरीदारी से इस बार चाइना को फायदा नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत की कमाई होगी। क्योंकि जो लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं वो चाइनीज आइटम से तौबा कर रहे हैं। लोग उन्हीं सामानों को खरीद रहे हैं जो अपने देश में बने हैं। इस बार दिवाली में लोगों के घरों में लाइट की जो लड़ियां जलेगी वो चाइनीज नहीं होगी। लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर कि उनकी जेब से जो पैसा निकले वो चीन की जेब में ना जाए। और ये बात सिर्फ दिल्ली के बाजारों के नहीं है। मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, जयपुर, पटना, जहां भी हमारे संवाददाताओं ने जांच पड़ताल की, बाजारों में यही ट्रेंड दिखाई दिया। और फिर अयोध्या, काशी और उज्जैन की छटा देखने वाली है। यहां इस बार दिवाली की जबरदस्त रौनक है, जगमगाती सजावट है। बाजार उत्साह से भरे ग्राहकों की भीड़ से पटे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। ये दिल्ली के सबसे बड़े थोक मार्केट सदर बाजार की तस्वीरें हैं। पैर रखने की जगह नहीं है, सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। 2 साल के बाद सदर बाजार में दिवाली के मौके पर ऐसी भीड़ दिखाई दे रही है। 2 साल तक कोरोना का खौफ था, पाबंदियां थी, लेकिन अब लोग बेखौफ होकर बाजारों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कुछ मार्केट बहुत फेमस हैं। सदर बाजार, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, सरोजनी नगर, भागीरथ पैलेस, लाजपत नगर और लक्ष्मी नगर। इन सारे के सारे बाजारों की तस्वीरें एक जैसी हैं। सब जगह दुकानदारों के चेहरों पर 3 साल पहले वाली खुशी दिखाई दे रही है। सदर बाजार दिल्ली में होलसेल का सबसे बड़ा मार्केट है। दिल्ली से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से और राजस्थान से भी कारोबारी यहां सामान खरीदने आते हैं। दिल्ली के आम लोग भी यहां पहुंचते हैं।
अब दिवाली में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए खरीदारों की संख्या और भी ज्यादा दिखाई दे रही है। हमारी संवाददाता गुनिका अरोड़ा भी आज सदर बाजार में गई। गुनिका ने बताया कि मार्केट में लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस को अपने जवानों के साथ साथ सिविल डिफेंस के जवानों को भी क्राउड मैनेजमेंट लगाना पड़ रहा है। 2-3 साल बाद हमें ये आज़ादी फिर से मिली है कि हम लोग अपना त्योहार बहुत अच्छे ढंग से मना पाएं और हम लोगों में काफ़ी उल्लास है। हम लोग खूब बम फड़ाका, खूब दिवाली खूब बहुत अच्छे ढंग से मनाऊंगा। मैं बनारस से हूँ। बनारस जी जी, खास तौर पर शॉपिंग के लिए दिवाली की। हाँ, बिल्कुल शॉपिंग के लिए ही आए हैं और मेरे यहाँ तो दिवाली इस बार बहुत अच्छे से होगी क्योंकि विश्वनाथ जो मंदिर है ना, बहुत अच्छे से मोदी जी ने बनवाया है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर और यहाँ भी देखना चाहते थे कि यहाँ की दिवाली कैसे होती है। मतलब उत्साह तो बहुत ज्यादा क्राउड, क्योंकि 2 साल कोरोना रहा तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल मार्केट थी ही नहीं, कहीं पर लोगों का आवाजाही बंद था सारा। तो अब जब मार्केट खुले तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये भी होना चाहिए, घर में ये भी होना चाहिए। डेकोरेशन की चीजें जो सस्ती यहाँ मिलती है तो ये सब लोग यहीं लेने आए हैं। बाजारों में भीड़ आप देख सकते हैं, दुकानदारों के पास काम कितना ज्यादा है ये आप देख सकते हैं। इसकी वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दुकानदार उत्साहित हैं। ज्यादातर दुकानदारों ने कहा कि 2 साल बाद रौनक लौटी है, इस बार की दिवाली अच्छी होगी, वरना 2 साल से कोरोना के चक्कर में दिवाली पर दिवाला निकल रहा था। कोरोना के चक्कर में मार्केट पूरी खुली हुई है, बिजनेस अच्छे से हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम किसी चीज की दिक्कत नहीं हो रही, माल आ रहा है और माल बिक रहा है। अच्छा, कोविड 2 साल चला, उसमें कितना लॉस हुआ और इस बार लग रहा है कि सारा लॉस के पूरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी? कोविड के अंदर 75% लॉस हुआ है, उसमें सब अब पूरी भरपाई हो जाएगी। अच्छा चल रहा धंधा, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 साल के बाद ना लोग निकले हैं ना, तो बड़ी खुशी है लोगों के अंदर। लोग चाह रहे हैं कि हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, तो इस बार ना पूरे जोश के साथ ना परचेजिंग कर रहे हैं। बहुत भीड़, आप भीड़ को तो खुद ही देख रहे होंगे, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, भीड़ भी है, पर कोई बात नहीं, फेस्टिवल में भीड़ चलती है। अच्छी सेल की उम्मीद है? अच्छी सेल है, अच्छी सेल है, उम्मीद नहीं, अच्छी सेल है। इस बार कोरोना कोई डर नहीं बिल्कुल भी बाजार में, किसी को भी। इस बार कस्टमर्स आ रहे हैं खुश होकर भी और बिना डर के? हाँ बिल्कुल, फ्री माइंड होके आ रहे हैं सब। तो इस बार क्या उम्मीद है कि सेल पिछली बार के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा बढ़ने वाली? 25% बढ़ेगी। दिवाली के मौके पर डेकोरेटिव लाइट्स, मालाएं, लड़ियां, ये ऐसे सामान जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सबसे फेमस मार्केट है चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस। भागीरथ पैलेस में फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किफायती दरों पर मिल जाते हैं। यहाँ भीड़ का आलम सदर बाजार जैसा ही है। लोगों ने कहा कि 2 साल से ऑनलाइन शॉपिंग करके परेशान हो गए थे, मजा नहीं आ रहा था। अब पुराना वक्त लौट आया है, बाजार जाकर खरीदारी का मजा अलग है। बड़ी बात है कि भागीरथ पैलेस में इस बार चाइनीज आइटम्स कम बिक रहे हैं। लोग स्वदेशी पर एक बार फिर से यकीन करने लगे हैं। बिल्कुल मैडम, बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत मार्केट सर्च करी है, इन्हीं के पास मेरे को दिखा है जो इंडियन माल है। थोड़ा महंगा है बता रहे हैं, बाकी तो भगवान जाने। बाकी मेरे को क्वालिटी अच्छी लगी, प्राइस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा लगा। ये क्या आप लोगों में डिमांड है कि चाइनीज ना खरीदें और इंडियन ज्यादा से ज्यादा? हम तो फॉलो करते हैं मोदी जी को कि उन्होंने बोला चाइनीज नहीं खरीदना, तो हम चाइनीज नहीं खरीद रहे हैं, हम सिर्फ खरीद रहे हैं इंडियन, और वही फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा लग रहा, नहीं तो 2 साल तो हमारे बिल्कुल खराब हो गए थे लॉकडाउन में। अभी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा खुल चुका है मार्केट, पहले की तरह हम दोबारा से जीने लग गए हैं, पहले की तरह त्योहार मनाने लगे हैं, तो अच्छा लग रहा है काफी। ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे थे लास्ट ईयर, बट अब मार्केट में आ गए तो एक्सपीरियंस ही अलग है कि आप यहाँ पे आके खुद परचेज कर रहे हो, अपने सामने देख रहे हो। ऑनलाइन में वो उतना नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ पे आके और यहाँ पे इंडियन माल मिल रहा है, तो फिर मैम वी आर गोइंग फॉर इट। ये ज्यादा डिमांड है कि इंडियन लाइट्स खरीदनी है, चाइनीज लाइट को इस बार? डिमांड तो नहीं, बट एक्चुअली खुद ही अंदर से फीलिंग आती है कि अब व्हेन वी आर परचेजिंग तो सब कुछ इंडियन ही लो, तो वो एक अंदर से फीलिंग आती है। क्या अलग है त्योहार में पिछले 2 साल की तुलना में? इस साल पब्लिक बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले 2 साल में कैसा रहा था त्योहार, क्योंकि तब कोरोना का? पिछले कोरोना काल में कुछ नहीं था, सिर्फ टाइम पास हो रहा था और कुछ नहीं था। मार्केट एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए इस बार की दिवाली शुभ संकेत लेकर आई है। मार्केट में कैश इनफ्लो बढ़ा है, इसलिए इस बार दिवाली में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होगी। दिवाली पर इस बार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होने की उम्मीद है। 2020 में क्योंकि कोविड का पूरा काल था, तब लगभग दिवाली के फेस्टिवल सीजन में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की सेल हुई थी। उसके बाद 2021 में
ये बढ़कर के लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास होगी, क्योंकि तब कोविड काफ़ी हद तक कम हो गया था। और इस बार क्योंकि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूरी तरीके से पूरे बाजार को ओपन छोड़ा गया है, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2020 से लेकर के 2021 में और उसके बाद 2022 में आज मुझे लगता है कि हम 2019 की स्थिति पर वापस पहुंच चुके हैं। ग्राहकों का जो उत्साह है वो देखने वाला है, क्योंकि ग्राहकों ने 2 साल तक दिवाली को लेकर के कोई परचेज नहीं करी। इस बार उन्हें लगता है कि 2 साल की कसर निश्चित रूप से वो निकालेंगे। इसी दौरान में सरकार ने 4% डीए बढ़ा दिया सरकारी कर्मचारियों का। वहीं रेलवे ने 76 दिन का बोनस दिया अपने कर्मचारियों को, तो उससे काफी बड़ी मात्रा में पैसा बाजार में आएगा। एक बड़ी बात है कि इस बार कंज्यूमर गुड्स काफी ज्यादा बिक रहे हैं। इसे लोग कहते हैं कि लोग विद वेंजेंस खरीद रहे हैं। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल फोन्स, ज्वेलरी, इन सब की बिक्री जबरदस्त बढ़ी है। ऑटोमोबाइल मार्केट में भी कार और स्कूटर्स और टू व्हीलर्स की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग कीमत नहीं देख रहे, ऐसा लग रहा है कि 2 साल से जो पैसा बचा रखा था वो सब बाहर निकाल रहे हैं। मुंबई में तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुंबई में फेस्टिव सीजन की शुरुआत वैसे तो गणपति महोत्सव से हो जाती है, लेकिन दिवाली पर भी मुंबई में दिल्ली जैसा जोश दिखाई दे रहा है। आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार मुंबई की भोलेश्वर मार्केट में गए। ये मार्केट दिवाली से जुड़े सामान के लिए फेमस है। जहां भी दुकानदार हों या खरीदारी करने आम लोग, सब कह रहे हैं कि खुलकर दिवाली मनाने का 2 साल से इंतजार किया, इस बार कोई कमी नहीं रखेंगे। दिल्ली, मुंबई में तो दिवाली की रौनक आपने देख ली। इसी तरह का उत्साह पूरे देश में है। बड़ी बात है कि इस बार अयोध्या, काशी और उज्जैन में दिवाली की रौनक कुछ खास होगी। दिवाली से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण फुल स्पीड से हो रहा है, इसलिए भक्तों का जोश भी डबल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। लाइटिंग जबरदस्त है। सरयू के घाटों का नजारा तो भव्य है। घाटों पर दिए पहुंचने लगे हैं। इस बार दिवाली के दिन सरयू के घाट पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में 1 लाख दिए जलेंगे। आज ही आए हम अयोध्या दर्शन पहली बार किया हमने, और उधर मंदिरों का दर्शन किया। अब ये गंगा आरती में शामिल हुए। बहुत ही भव्य आरती थी, विशाल भव्य, और बहुत अच्छा लग रहा है सब चारों तरफ का दृश्य देखकर। और जो प्रयास किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी हो रही है जोरों शोरों से, बहुत मन खुश हुआ। अयोध्या में जो काम चल रहा है तीव्र गति से, उसकी जितनी प्रशंसा करी जाए वो कम ही कम है। और मैं समझता हूं कि आने वाले जितने भक्त आसपास के लोग हैं वो यहाँ जरूर आएँ, एक बार सरयू नदी के दर्शन, सरयू माता के दर्शन करें। और यह हनुमानगढ़ी मंदिर और राजमहल, दशरथ का महल और राम जन्मभूमि में जो काम चल रहा है भव्य के तरह से तेज गति से, मैं समझता हूँ जल्दी ही पूर्ण होने की संभावना है। बहुत बड़ा दिव्य होने वाला है 23 तारीख को जो होने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे से लोग सेलिब्रेट करेंगे इसको। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दिवाली की जो रौनक है उसका नजारा आपको दिखा देता हूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहां दिवाली का रंग बदल गया है। बनारस का मशहूर गुदौलिया चौक रोशनी से जगमगा रहा है। गुदौलिया चौक के पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है और गंगा आरती भी करीब ही होती है। काशी में वैसे तो साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद ये पहली दिवाली है। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और काशी के लोकल लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि उनका कारोबार चल निकला है। होटल्स में बुकिंग फुल है, यानी दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूरी कृपा है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 10 दिन पहले किया। पिछले 10 दिन में उज्जैन पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में
जबरदस्त इजाफा हुआ है। दिवाली का मौका है और महाकाल लोक में नाइट गार्डन है। पूरे कॉरिडोर को रोशनी से सजा दिया गया है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रात को ज़्यादा उमड़ती है और लोकल लोग, लोकल व्यापारी काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि कारोबार अच्छा चल रहा है। अब चूंकि कोरोना को लेकर किसी तरह की पाबंदियां नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, 2 साल बाद दिवाली पर कोरोना का खौफ नहीं है, इसलिए बाजार में रौनक है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ दिवाली की खरीदी करने आए हैं क्योंकि 2 साल बाद ऐसा मार्केट खुला है और अभी हमारा नवनिर्मित महाकाल लोक भी खुला है, दर्शनार्थी वहाँ आए हैं, तो उसी की वजह से मार्केट में भी बहुत भीड़ है। कोरोना की महामारी के बाद इस बार बाजार में जो चमक है, लोगों में जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है। और बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का जो लोकार्पण अभी हमारे सुयोग्य जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यहाँ आकर के जो आगाज किया है, उसके कारण और दुगना उत्साह हमारे यहाँ पर है। दिवाली सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली जीवन में रोशनी बिखेरने का पर्व है। दीपावली अंधकार को दूर करने का उत्सव है। 2 साल से कोरोना ने दिवाली को ग्रहण लगा दिया था, लेकिन अब हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। इस बार दिवाली पर कोरोना का खौफ नहीं है, इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे त्योहारों की खरीदारी पर चाइनीज आइटम्स का कब्जा होता था। दिए हों, लाइट्स हों, झालर हो, आर्टिफिशियल फूल मालाएं हों, यहाँ तक कि गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी चाइना से आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि दिवाली में पूजा पर बैठने वाले इंडियंस हैं और बाकी सब चाइनीज। इस बार तस्वीर बदल गई है। अकेले दिल्ली में सिर्फ लाइट्स का कारोबार 1000 करोड़ रुपए का होता है। पहले इस पूरे बाजार पर चीन का कब्जा था, लेकिन अब लोग मेड इन इंडिया लाइट्स खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं कि चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर 3 सीजन तक की वारंटी मिल रही है। इसलिए लोग थोड़ा महंगा होने के बावजूद चाइनीज के बजाय भारत में बने आइटम खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक आइटम्स हो, होम अप्लायंसेस हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, मोबाइल फोन्स हो, हर सेक्टर में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये एक अच्छा बदलाव है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दिवाली आप भी खुशी से मनाएं, पूरे उत्साह से मनाएं, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कहकर राज्य सरकार ने पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। आतिशबाजी चलाने वालों को 6 महीने और पटाखे बेचने वालों को 3 साल तक की सजा का ऐलान कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पटाखों पर बैन के आदेश को लागू करवाने के लिए 408 टीमें बनाई हैं। इनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 165 टीमें, दिल्ली पुलिस की 210 और डीपीसीसी की 33 टीम्स शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि न पटाखे रख सकते हैं, न बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न फोड़ सकते हैं, और जो फोड़ेगा उसकी होली भी जेल में कटेगी और जो बेचेगा उसकी अगली 3 दिवालियां जेल में बीतेंगी। जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पर पटाखे जो जलाए जाएंगे, चोरी छिपे, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत 5000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री महोदय कह रहे थे, अगर कोई पटाखा चलाते हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार के नए नए बने मंत्री राजकुमार आनंद ने अपनी ही सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि राजेंद्र गौतम के इस्तीफे के बाद उनकी जगह राजकुमार आनंद मिनिस्टर बनेंगे, तो राजकुमार आनंद के सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया
पटाखे भी फोड़े। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी के नेता तेजेंद्र बग्गा ने राजकुमार आनंद के सपोर्टर्स की आतिशबाजी का वीडियो सर्कुलेट कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि दिवाली पर अगर जनता पटाखे चलाती है तो प्रदूषण होगा, और अगर मंत्री जी के घर में पटाखे चलाते हैं तो क्या उनसे ऑक्सीजन निकलेगी? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के मंत्री, उनकी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि दिवाली के ऊपर अगर कोई पटाखे जलाएगा तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो नए मंत्री नियुक्त होते हैं राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के पटाखे जलाए जाते हैं उस जश्न को मनाने के लिए। उस वीडियो को मैंने ट्विटर पे शेयर किया है और यही सवाल पूछा है, अगर 24 घंटे पहले दिवाली के ऊपर यह ऐलान किया गया कि पटाखे जलाने पर आपको 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या हिंदू विरोधी है? क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर पाबंदी होगी? पिछले साल आपको ध्यान होगा जब भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब सरकार को दोषी मानते हुए ये कहते थे कि पराली को रोकने के लिए, जलाने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज तो उनकी ही सरकार पंजाब में है, आज भी पराली जल रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल की सरकार कम से कम ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत तो दे सकती थी। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को हिंदुओं और हिंदू के त्योहारों से नफरत है, इसलिए उन्होंने सभी पटाखों पर बैन लगा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक प्रदूषण की तरह है। मैं मानता हूं कि ग्रीन क्रैकर्स अलाउ होने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी कमियों की वजह से ये काम आज दिल्ली की जनता को उनको उठाना पड़ रहा है। हमारे त्योहार पर अगर कोई क्रैकर्स छुड़ाए जाते हैं, ग्रीन पटाखे जो अलाउ हैं उनको अलाउ करना चाहिए दिल्ली सरकार को। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब कांग्रेस दफ्तर में भी पटाखे चलाए गए थे। इस पर भी सवाल पूछे गए कि जनता पर बैन, लेकिन नेता खुलेआम पटाखे चला रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है, उन पर बैन क्यों नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस तरह के फैसले लेने से पहले ये पता लगाना चाहिए कि पटाखों से कितना पॉल्यूशन बढ़ता है, वाकई में बढ़ता भी है या नहीं, क्योंकि अभी तो पटाखे चल नहीं रहे। दिवाली 3 दिन दूर है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते तक दिल्ली का AQI लेवल 45 था, 45 था। कई सालों के बाद दिल्ली की आबोहवा साफ सुथरी हो गई थी, लेकिन आज आनंद विहार में AQI लेवल 405 तक पहुंच गया, जो काफी खतरनाक है। इसी तरह RK पुरम, रोहिणी, विवेक विहार, द्वारका में भी AQI लेवल 250 के आसपास दर्ज किया गया। इसलिए सवाल उठा कि पटाखे तो चले नहीं, आतिशबाजी तो छोड़ी नहीं गई, फिर पटाखों को दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने की परंपरा है। खासतौर पर बच्चे बड़े उत्साह से आतिशबाजी चलाकर दिवाली मनाते हैं, ये बरसों से हो रहा है। लेकिन इस बार भी पटाखों पर पाबंदी है, क्योंकि पटाखों पर, आतिशबाजी पर बैन लगाना आसान होता है। लोग कह रहे हैं इस वक्त जो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह पटाखे नहीं, पराली है, क्योंकि पटाखे तो भी फूटे नहीं, और अगर हवा प्रदूषित हो रही है तो इसकी वजह पराली है। सरकार उसे रोकने अपनी ताकत क्यों नहीं लगाती? और यह बात सही है कि पंजाब में पराली जलाने के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जिस केमिकल को पराली खत्म करने का रामबाण उपाय बताते हैं, उसका पंजाब में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पराली की प्रॉब्लम के समाधान के लिए किसानों को जो हैप्पी सीडर मशीन मुहैया कराने की बात कही थी, किसान कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से न मदद मिली न मशीन मिली। चूंकि बुआई करनी है, वक्त कम है, इसलिए पराली जलाने के अलावा किसानों के पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे संवाददाता पूनी परिंजा पंजाब के कई इलाकों में गए, हर जगह एक ही जैसी तस्वीर थी,
पराली खुलेआम जलाई जा रही थी और इसका धुआं हर तरफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के कुराली में, जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं आप कि धड़ल्ले से यहाँ पर आग जो है वो लगाई गई है। कितना धुआं यहाँ पर उठ रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब थोड़ी देर पहले ही जो ये आग है यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन किसान जो है वो आग लगाने के बाद खेत छोड़कर चले जाते हैं। ये उसी की तस्वीर है। और सरकार जो है वो ये कह रही है कि हमने जो किसान हैं उनको यंत्र मुहैया करवाए हैं, मशीनरी मुहैया करवाई है, ताकि वो खेतों में जो आग है उसको ना लगाएं पराली को। लेकिन बावजूद इसके किसान कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है। जो सरकार है उसके कहने में और कथनी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। खुद जो कृषि मंत्री हैं पंजाब के, वो अकाल तख्त साहिब भी गए थे कि वहाँ पे जो जत्थेदार हैं, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है कि जो कि सिखों की, तो वो वहाँ पर एक अपील जो है उनके द्वारा की जाए कि वो पराली को आग ना लगाएं। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें यहाँ पर आग जो है वो लगातार यहाँ पर खेतों में जो है किसानों के द्वारा लगाई गई है। और हैरानी की बात यह है कि पराली जलाने की सबसे ज़्यादा 600 घटनाएं जो कृषि मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनके गृह जिला अमृतसर में हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा 600 जगह पराली जो है वो जलाई गई है। तो जाहिर तौर पर इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण, क्योंकि दिवाली का भी त्यौहार आने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा में लगातार किसान जो हैं वो पराली को आग के हवाले कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ दिल्ली में स्मोक की जो समस्या है वो उत्पन्न होगी, बल्कि उत्तर भारत में भी प्रदूषण इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा। किसान पराली क्यों जलाते हैं, उनकी मजबूरी क्या है, उनका पक्ष भी जानने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो छोटे किसान हैं उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि वो लोग 2-4 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं, लागत मूल्य निकलना ही मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में पराली जलाने के बजाय अगर केमिकल या मशीन का इस्तेमाल करना चाहें भी तो पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे में मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है। कुछ किसान ये भी तर्क देते हैं कि पराली तो साल में बस 10-15 दिन ही जलती है, जबकि गाड़ियां और फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ती हैं वो तो साल भर पॉल्यूशन फैलाता है। तो सरकार दिल्ली में गाड़ियां बंद क्यों नहीं करती, फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं करती। 2 किले का 3 किले का कोई 4 किले का मालक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, 95% ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਧੂਆਂ, ਜਿਹੜਾ 5% ਧੂਆਂ, ਇਹ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਪਈ ਆ। ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਆ, 2-2.5 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। किसान कह रहे उन्हें पराली जलाने का शौक नहीं है, वो तो मजबूरी में पराली जलाते हैं। और इस मामले में सरकार कुछ नहीं करती। पराली के मामले में पंजाब सरकार ने तो एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह का संगठन किसान यूनियन एकता पहले से ही फसल के लिए हुए नुकसान के लिए मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब पराली के क्राइसिस ने भगवंत मान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से मुलाकात की, उनसे अपील की वो किसानों को पराली न जलाने के लिए समझाएं, लेकिन किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मजे की बात यह कि पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं कृषि मंत्री के अपने शहर अमृतसर में हो रही हैं। वो लोगों को समझाने में नाकामयाब हुए हैं। अमृतसर में पराली जलाने की 600 घटनाएं सामने आई हैं। दूसरे नंबर पर तरनतारन है, जहां 391 जगह पराली जलाई गई। सरकार ने इस बार किसानों को हैप्पी सीडर मशीन भी नहीं दी। जब इस पर सवाल पूछे गए तो पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में हैप्पी सीडर मशीन खरीदने में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, इसलिए उनकी सरकार इसकी खरीद में जल्दबाजी नहीं करना चाहती।
इन दिनों में ही पिछले सालों में 2520 मतलब जगह पे आग लगी थी। तो ये दिन बे दिन नीचे आ रही है। जो हमने अपील की है मान साहब ने लोगों को, जो हमारे किसानों को अपील की है, हमने जो कैंपेन की है और हमने जो पराली सामने के लिए बैलर वगैरह जो भी दिए हैं, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, तो काफी कारगर हो रहे हैं। देखिए हमने पहले बताया था कि एक टर्म में तो ये हल नहीं हो पाएगा मसला, बट हम का काफी कर जाएंगे, क्योंकि हमारी गुरबाणी में पानी की, हवा की, धरती की महत्व जो है बहुत बड़ी है। तात्विक एंगल से भी हमारी ड्यूटी बनती है, तो ये तो सोशल एंगल से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो मेरा ख्याल है कि उसका काफी मतलब फायदा होगा हमें। पिछले साल तक तो केजरीवाल दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार बताते थे। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो जमकर आरोप लगाते थे। लेकिन अब पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए अब सवाल पूछने की बारी कांग्रेस की आ गई है। कांग्रेस के एमपी रवनीत बिट्टू ने कहा, पहले तो केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे, जनता से मौका मांगते थे, अब जनता ने मौका दे दिया तो केजरीवाल पंजाब में वादे पूरे करने के बजाय गुजरात में कैंपेन करने में बिजी हैं। अब बिल्कुल दिल्ली में चाहे पोल्यूशन सीएम कहे ना कहे, अब तो इनकी दोनों तरफ सरकारें हैं। वो जो कह रहे थे भी मैं इतने 1000 रुपया, केजरीवाल ने कहा था ना भी मैं इतने 1000 रुपया पंजाब को एकड़ के पीछे दूंगा अगर आग नहीं लगाएंगे। अब केजरीवाल साहब को आके देना चाहिए। अगर वो करोड़ करोड़ कहते हैं वहां पे मैं किसानों को दे देता हूं दिल्ली में अपने किसानों को, तो यहां आके क्यों नहीं देते? अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है। अगर पैसे देने हैं 10-10, 20-20 हजार दोनों डालें तो किसान को पैसा दे दें एकड़ के पीछे। जितना भी उसका ये नुकसान होता है पराली की वजह से, जहाँ जितनी उसकी फसल खराब होती है बाद में जो नेक्स्ट फसल होती है, उसकी कंपनसेशन दोनों सरकारें हैं भाई। लाख लाख रुपया दे दे और किसान भी खुश होगा। पैसे के आपने वादे पहले किए हुए हैं, जरूर पैसे वो गुजरात या हिमाचल में उजाड़ने हैं, वहां आपको वोट नहीं मिलेगी। वही पैसे जो अगर आप किसानों को दे देंगे, वही जहाज का खर्चा जो आप हेलीकॉप्टरों पे खर्चे करने, वो किसान पे खुश करने को, केजरीवाल को खुश करने के लिए भगवंत मान ये पैसा मत खराब करो। पराली जलाने को लेकर बीजेपी के नेता राजकुमार वेरका ने कहा कि जनता ने केजरीवाल की पार्टी को काम करने का मौका दिया है, लेकिन सरकार के मंत्री जिम्मेदारी निभाने के बजाय अकाल तख्त के भरोसे बैठ गए हैं। इससे किसानों का भला नहीं होगा। पंजाब सरकार नाटकबाज और ड्रामेबाज सरकार है, और पहले इनके उस्ताद केजरीवाल साहब ये दिल्ली में कहते थे कि पंजाब की पराली का धुआं दिल्ली में आ रहा है। अरे भैया, मुझे हैरानगी इस बात की है कि पंजाब सरकार के पास कोई सलूशन नहीं है। आप कभी किसानों को दबाते हो, कभी किसानों को आप सुजेशन दे रहे हो कि पराली मत जलाओ। भैया, किसान करें तो क्या करें? फिर पराली जलाए ना तो क्या करें? आपके पास सलूशन नहीं है। पराली की साम संभाल कैसे करनी है, आपके पास कोई समाधान नहीं है। आपने कोई समाधान अभी तक ढूंढा नहीं है, क्योंकि आप इसके योग्य है नहीं। पहले हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में भी काफी पराली जलती थी। अब इन दोनों राज्यों में पराली जलाने के मामले काफी कम हो गए हैं। दावा यह किया गया कि पंजाब में भी इस बार पराली जलाने के केसेस 54%, 54% कम हुए हैं। लेकिन अगर यूपी और हरियाणा से कंपेयर करें तो अभी भी पंजाब में पराली जलाने के केसेस बहुत ज्यादा हैं। इस साल अब तक पंजाब में पराली जलाने की 1238 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा में 186 और यूपी में महज 91 मामले सामने आए। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि सरकारों को एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय, ब्लेम गेम में लगने के बजाय, इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, वरना हालात बिगड़ते जाएंगे। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन का कोई एक कारण नहीं है। पॉल्यूशन की वजह कई सारी हैं, और ये सही है कि पराली का धुआं हवा को जहरीला बना देता है, इसलिए पराली जलाने से बचना चाहिए। लेकिन इसका तरीका यह नहीं हो सकता कि पराली जलाने वाले किसानों को ब्लेम किया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, किसानों पर जुर्माना लगाया जाए।
ये जिम्मेदारी सरकार की है कि किसानों की मदद कैसे की जाए। किसानों को ऑप्शन दिए जाएं, या तो किसानों को मुआवजा दें या फिर किसानों से पराली सरकार खरीद ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार कितने भी किसानों को जेल में डाल दे, चाहे जितने किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर ले, कितने किसानों के खिलाफ जुर्माना लगा दे, पराली जलाने की घटनाएं ऐसे बंद नहीं होगी। दिल्ली में पॉल्यूशन के अलावा पराली के लिए कूड़े के पहाड़ भी जिम्मेदार हैं। आज अमित शाह ने दिल्ली में एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट दिल्ली नगर निगम ने बनाया है, जिसमें हर दिन 7,000 टन कूड़े का निस्तारण होगा। वहीं 2,000 टन कूड़ा रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्लांट की खासियत यह भी है कि इस कचरे से हर दिन 25 मेगावाट बिजली बनेगी। यह ग्रीन एनर्जी होगी, क्योंकि वेस्ट को रिसाइकिल करके बिजली बनाई जाएगी। इस प्लांट को इनॉग्रेट करने के बाद अमित शाह ने कहा कि पिछले कई साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली नगर निगम का काम रोक के रखा था। नगर निगम 3 हिस्सों में बटी थी और केजरीवाल किसी को भी पैसे नहीं दे रहे थे। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के करीब 40,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज नहीं किया था। लेकिन अब केंद्र ने नगर निगमों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। दिल्ली की जनता को पता चल गया कि केजरीवाल काम नहीं करते, सिर्फ प्रचार करते हैं। अगले चुनाव में जनता केजरीवाल को सबक भी सिखाएगी। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं, और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को आम आदमी पार्टी ने एमसीडी और बीजेपी की नाकामी की मिसाल बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने आज कहा कि भलसवा में कचरे का ढेर इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने एमसीडी को कैसे चलाया। देश के गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने अब दिल्ली की कूड़े की सियासत में अपना दखल दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भलसवा कूड़े का पहाड़ जो भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का जीता जागता उदाहरण है, यहाँ आसपास रह रहे लाखों लोगों की ज़िंदगी इससे हल्कान हुई पड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आएंगे वो, हम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ आसपास रहने वाले हज़ारों लाखों लोग भी इस उम्मीद में उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वो आएंगे और इसका समाधान निकालेंगे। यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है पिछले 17 सालों में। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ घोटाले किए हैं। ये जो एक प्लांट के उद्घाटन की बात है, ये सिर्फ लीपाप होती है, ऐसे बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं और हर बार जब ऐसे उद्घाटन होते हैं तो 1,000-1,500 करोड़ रुपए कमाने का एक नया रास्ता खुल जाता है, एक नई तिजोरी खुल जाती है भाजपा के लिए लूटने के लिए। वही इस बार भी हो रहा है। अगर वो वाकई में चाहते हैं, उनकी नीयत साफ है और वो चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, तो यहाँ आए, बैठे, हमारे साथ संवाद करें। हम उनको बताएंगे पूरे देश में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है। हम उनको आंकड़े देंगे, हम उनके साथ तरीकों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है। अगर ये होती तो 17 सालों में कुछ न कुछ कर लिया होता। दुर्भाग्य दिल्ली का ये कि जहाँ दिल्ली को दिल्ली की धरोहरों की वजह से जाना जाता रहा, वहाँ अब दिल्ली को इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से जाना जा रहा है। कूड़े के पहाड़ नहीं बल्कि कैंसर के पहाड़ों से जाना जा रहा है। सियासती बातें एक तरफ हैं, ब्लेम गेम एक तरफ है। सच है कि दिल्ली में कचरे की समस्या बेहद गंभीर है। रोजाना करीब 11,000 टन कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 700 टन तो सिर्फ प्लास्टिक का कचरा होता है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक 2019 में दिल्ली में 280 लाख टन कचरा जमा था, लेकिन अब
हर महीने करीब 6.5 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। अब कूड़े को रिसाइकिल भी किया जा रहा है और वेस्ट से बिजली भी बनाई जा रही है। पिछले 1 साल में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर से घटकर 50 मीटर रह गई। वहीं ओखला साइट की ऊंचाई 62 मीटर से घटकर 40 मीटर तक ला गई। अब कूड़े के पहाड़ एमसीडी में ट्रोमल मशीनों से कवर किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कचरे के मैनेजमेंट में और स्पीड लाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी तेजी से काम हो रहा है उससे कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं होंगे और यह समस्या बनी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि चीन ने एक बार फिर कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर एक दहशतगर्द को बचाया। जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में लश्कर के आतंकवादी हाफिज तलहा सईद पर बैन लगाने का रेजोल्यूशन प्रस्ताव पेश किया, उस पर चाइना ने वीटो कर दिया। 2 दिन में दूसरा मौका है जब चाइना ने पाकिस्तान के दहशतगर्द को बैन से बचाया। मंगलवार को जब भारत ने लश्कर ए तैयबा के एक और आतंकवादी शाहिद मसूद पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, तो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने वीटो कर दिया था। पिछले 4 महीने में चाइना ने वीटो पावर से पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने से रोका है। जिस हाफिज सईद तलहा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव चीन ने आज वीटो किया, वो लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा है। खुलेआम कश्मीर में जिहाद की बातें करता है, भारत में आतंकी हमले कराने की साजिश रचता है और टेरर फंडिंग के लिए पैसे जुटाता है। जब भारत में नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो तलहा सईद ने खुलकर सर तन से जुदा करने की वकालत की थी। एक बात और करना चाहता हूं, बाद लोग जो लिबरल तबका है, सेकुलर तबका, तवज्जो से सुनिए। वो ये कहता है कि गुस्ताखी रसूल की एक सजा सरदम से जुदा, ये कोई सख्त बात है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दलील पेश करता हूं। याद रखिए, ये फैसला जो इंसान आज दुनिया में कर रहे हैं, हर्ष वाले रब्बुल आलमीन का भी यही फैसला है। तो दुनिया में ऐसा आला तरीन हस्ती जो है, अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त नहीं, ये पसंद नहीं कि ऐसी हस्ती की जात में कोई गुस्ताखी का इंतकाम करे, जो दुनिया के हर इंसान के लिए रहमत का बाइस है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काइदुल अंबिया, काइदुल रसूल, उनकी नबूवत की सच्चाई इस बात की मुतकादी है कि उसकी शान में गुस्ताखी का जो इंतकाम कर रहा है, उसके लिए ये सजा जो अल्लाह का दीन पेश करता है, ये सजा दुरुस्त है। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। रसूल की एक सजा, रसूल की एक सजा। हाफिज सईद के बेटे की तकरीर गवाह इस बात का कि उसके इरादे क्या हैं, उसकी मंशा क्या है। और ऐसा नहीं है कि चाइना को मालूम नहीं है कि हाफिज सईद का बेटा कितना बड़ा आतंकवादी है, उसकी हरकतें क्या है। ये तो चाइना की फितरत है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है। पिछले 4 महीने में उसने 5 बार पाकिस्तानी दहशतगर्दों को यूनाइटेड नेशंस की पाबंदी से बचाया है। मुझे लगता है कि चाइना की न तो ज़्यादा परवाह करनी चाहिए और न ही चाइना से इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आतंकवाद से लड़ेगा। दहशतगर्दों का मुकाबला करने का भारत का जो तरीका है वो सही है। अगर ये आतंकवादी यूएन की लिस्ट में आ भी जाते तो कौन सा पाकिस्तान इन्हें भारत को सौंपने वाला था। पाकिस्तान को तो घर में घुसकर मारने से ही रास्ता निकलेगा और चाइना को भी उसी की भाषा में जवाब देना होगा। तेलंगाना से आज जो खबर आई वो परेशान करने वाली है। यहां मुंदगोड इलाके में कुछ लोगों ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की कब्र बना दी। इस कब्र के ऊपर जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी और फूल मालाएं भी चढ़ा दी। बीजेपी का इल्जाम है कि यह घटिया काम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के वर्कर्स ने किया। मैं आपको इस कब्र का वीडियो दिखाता हूं, देखकर आपको भी लगेगा कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। बीआरएस का दावा है कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि यह तो इस इलाके के लोकल लोगों का प्रोटेस्ट है। लोकल लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीआरएस के लोगों ने प्रोटेस्ट की वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि 2016 में जब जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर थे तो मुनुगोड आए थे
और उन्होंने लोगों से वादा किया था कि यहां पर रीजनल फ्लोरोसिस मिटिगेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसलिए जहां नड्डा की कब्र बनाई गई है वहां सेंटर का बोर्ड लगा दिया गया है। बीआरएस के लोग कहते हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोकल लोग नाराज हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका इतना गिरा हुआ है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से बीआरएस पैनिक में है। केसीआर को असेंबली इलेक्शन में अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरह की घिनौनी हरकत की। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। An honorable person like JP Nadda who has बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर कब्र खोदने और सांकेतिक तौर पर उनको दफनाने व उनकी तस्वीर वहां रखने का कृत्य बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। इसके लिए केटीआर जिम्मेदार है, इसलिए उनके खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा। defamation case against him also. ये बात सही है ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। असल बात है कि तेलंगाना में नलगोंडा की मुनगोड विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है। इस इलेक्शन की वजह से ही इस तरह की घटिया हरकत की गई। थोड़े दिन पहले के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय नाम दिया था। वो नेशनल लेवल पर अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते हैं, पर अगर राष्ट्रीय राजनीति का यही तरीका है तो केसीआर को आगे आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होगी। किसी भी राजनीतिक विरोधी के बारे में कब्र बनाकर प्रोटेस्ट करवाना बहुत ही घटिया काम है। और जेपी नड्डा तो वैसे भी देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के एक सम्मानित नेता हैं। केसीआर को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।